हेलो बच्चों, मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों के कारण बल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फोर्स अमंग मैनी चार्जेस। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कूलॉम का नियम, जो दो बलों के लिए अपन अप्लाई कर रहे थे। आज अपन डिस्कस करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत में होता क्या है कि अपने पास इसमें तीन अक्ष लिए हैं अपन ने, अक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए मैं मूल बिंदु ले लेता हूं ओ। क्या लिया है मूल बिंदु? मैंने ओ लिया है। यहां पर अपन कोई निकाय लेते हैं, आवेशों का एक निकाय लिया है अपन ने, जिसमें दो या दो से अधिक आवेशों का अपन काम में लेंगे। 2, 3, 4, 5 ऐसे अपन n आवेशों तक यहाँ काम में ले सकते हैं। अपने पास में यहाँ कोई आवेश रखा है Q1, यहां रख देते हैं अपन Q2, यहां आवेश अपन ने रखा है Q3। ऐसे ही अपन n आवेशों तक यहां रख देते हैं। Q1 आवेश के लिए जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो अपन ले लेंगे R1 सदिश। Q2 आवेश के लिए स्थिति सदिश मूल बिंदु से R2 सदिश। Q3 आवेश के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R3 सदिश। और Qn आवेश के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? Rn सदिश हो जाएगा। तो Q1 आवेश के लिए स्थिति सदिश अपन ने क्या ले लिया है? R1 सदिश ले लिया है। Q2 आवेश के लिए स्थिति सदिश अपन ले लेंगे R2 सदिश। Q3 आवेश के लिए जो स्थिति सदिश होगा वो हो जाएगा R3 सदिश। ऐसे ही Qn आवेश के लिए स्थिति सदिश अपन क्या ले लेंगे? Rn सदिश काम में ले लेंगे। यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत में होता क्या है कि अपने पास कोई आवेशों का एक निकाय है, उस आवेशों के निकाय में किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा बल लगेगा। तो यहां पर मान लो कि वो अपन जो आवेश ले रहे हैं वो अपन ले लेते हैं Q1। कौन सा आवेश ले लिया अपन ने? Q1 आवेश ले लिया है। तो किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो यहां पर Q1 आवेश लिया है अपन ने, तो Q1 आवेश पर परिणामी बल अपन क्या ले लेंगे? F1 सदिश। क्या ले लिया अपन ने? F1 सदिश। तो किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल इस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर हो रहा है? इनके द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर। तो F1 सदिश का मान किसके बराबर हो जाएगा? F12 सदिश के। F12 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि Q2 आवेश पर जो बल लग रहा है वो F2 हो गया, और ये किस पे ऊपर लग रहा है? Q1 के ऊपर लग रहा है। तो F12 सदिश प्लस F13 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस F1n सदिश अपन काम में ले लेंगे। अपन ने यहाँ पर F1 सदिश बराबर F12 सदिश प्लस F13 सदिश प्लस F1n सदिश जो काम में लिया है, ये कहां से लिया है? सदिशों के संयोजन के बहुभुज के नियम से। अपन को पता था कि बहुभुज के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? परिणामी R बराबर A सदिश प्लस B सदिश प्लस C सदिश प्लस D सदिश। तो यहाँ पर अपने क्या ले लिया है? F1 सदिश इक्वल टू F12 सदिश प्लस F13 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस F1n सदिश। अपन को पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम के नियम से? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या होता है? एकांक सदिश R के। तो यहां पर F1 सदिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर बल हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा? R12 कैप हो जाएगा, प्लस F13 के लिए बल K Q1 Q3, आवेश Q1 पर बल है किसके कारण? Q3 के कारण, और क्या हो जाएगा? R13 का स्क्वायर, और साथ में R13 कैप लगा देंगे, एकांक सदिश लगा दिया अपन ने। ऐसे ही अपन डॉट 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 अगर एनवे बल की बात करें तो यहां पर एनवा बल क्या हो जाएगा? K Q1 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, और साथ में ही Rn कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको आप R1 स्क्वायर या R1 कैप भी लिख सकते हो। चलो अगर अपन इसको आगे डिस्कस करें तो ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया है अध्यारोपण के सिद्धांत का। अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। अध्यारोपण के सिद्धांत में बोला गया है कि किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस निकाय में अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के
सदिश योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर सदिश योगफल के बराबर क्या हो गया है, F1 सदिश बराबर F12 सदिश प्लस F13 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस F1n सदिश हो गया है। अभी अपन डिस्कस करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अदर फॉर्मूले। तो अदर फॉर्मूलों के लिए अपन इसकी विशेष स्थितियां देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं अपन अगले फॉर्मूले इसके लिए क्या होंगे। तो मैं सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करूं। केस फर्स्ट में अपन डिस्कस करें कि मान लो किसी आवेश पर n बल कार्य कर रहे हों। अगर किसी आवेश पर n बल कार्यरत हो तो अपन फॉर्मूला काम में लेंगे F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस Fn सदिश। ये किसके लिए काम में ले रहे हैं, जब किसी आवेश पर n बल कार्यरत हो। अभी अपन डिस्कस करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड की अगर अपन बात करें, मान लो अपने पास में दो बल हैं। कितने बल हैं अपने पास में, दो बल हैं। एक तो मैं ले लेता हूं F1 बल और एक ले लेता हूं F2 बल। तो यहां पर मैं F1 व F2 बल कार्यरत हो तो F1 व F2 बलों के लिए परिणामी क्या हो जाएगा। अगर अपन सदिशों के अंदर जाकर बात करें, अगर अपने पास दो सदिश A सदिश और B सदिश हो तो A सदिश और B सदिश के लिए परिणामी क्या होता है, A सदिश और B सदिश का परिणामी होगा R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर बलों की बात कर रहे हैं, A और B की जगह क्या हो गया है, F1 और F2 हो गया है। तो यहां पर परिणामी अपन लिख देंगे FR से। क्या हो जाएगा यहां पर बलों का परिणामी FR बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया है। जब दो बल कार्यरत हो तो उन पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, कितना होगा परिणामी बल, Fr बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का अंडर रूट। अभी अपन डिस्कस करें केस 3। तो मान लो कि अपने पास में दो बल तो हैं। कितने बल लिए अपन ने, दो बल तो लिए F1 और F2 और वो एक ही दिशा में कार्यरत हैं। दोनों बल F1 और F2 कहां कार्यरत है, एक ही दिशा में। अगर दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत होंगे तो अपन थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे। अगर एक दिशा में दोनों बल कार्यरत हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर अपन यहां थीटा का मान 0 ले लेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 का मान हो जाएगा 1। यहां पर cos 0 बराबर 1 हो गया है तो यहां पर cos 0 की वैल्यू अपन 1 रख लेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 रखते ही Fr बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। क्या हो गया है अपने पास में, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का अंडर रूट। इस फॉर्मूले को अपन यहां भी रख सकते हैं और चाहे तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या सोल्व हो जाएगा, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Fr बराबर अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या बचेगा, F1 प्लस F2 बचेगा। ये थी केस 3 की बात, जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिया है, यानी कि F1 और F2 दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हैं। अभी अपन बात करेंगे केस 4 की, और केस 4 में अपन ले लेते हैं कि मान लो कि ये जो दोनों बल F1 और F2 जो दोनों के दोनों बल हैं, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अगर F1 व F2 बल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे, अगर F1 व F2 बल विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां पर ये F1 बल है, F2 बल है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अपन ने क्या ले ली है, केस 4 में 180 डिग्री ले ली है। और केस के अंदर अपन cos 180 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, -1। cos 180 क्या हो गया, -1 हो गया है। तो यहां पर cos 180 बराबर -1 ले ले तो Fr बराबर अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इधर ले लेंगे अपन माइनस हो जाएगा, -2F1 F2।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी आप यहीं रख सकते हो अगर चाहो तो। और अगर चाहो कि अगर इसको और आगे सोल्व करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। तो fr बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर का अंडरूट, और अंडरूट कैंसिल करें तो fr बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, f1 माइनस f2 हो जाएगा। ये तो बात थी जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिया या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए। मान लो कि ये दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो। अगर ये दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्य करेंगे तो थीटा का मान अपन क्या रख लेंगे, 90 डिग्री। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री रख लिया तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। और अगर cos 90 0 हो गया तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई तो अपने पास में क्या बचेगा, एफ आर बराबर अंडरूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये थे अपने पास में अध्यारोपण के सिद्धांत के 5 फॉर्मूले, जिनसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली अपन को कोई कंसेप्ट पूछा जाए तो वो भी अपन यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद में अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। यहां से अपना टॉपिक आगे शुरू करें तो अपनी अगली हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र में होता क्या है कि मान लो आपके पास में कोई एक आवेश है, अपने पास में यहां पर क्या है, ये एक आवेश है। अब ये आवेश में मान लो इतनी दूरी में घुमा रहा हूं तो इस आवेश का अपना कोई प्रभाव क्षेत्र होगा। इस प्रभाव क्षेत्र में अपन कोई दूसरा आवेश लेकर आए, इस प्रभाव क्षेत्र में क्या कर रहे हैं अपन, कोई दूसरा आवेश लेकर आ रहे हैं तो इस दूसरे आवेश पर बल का अनुभव होगा। इस आवेश पर क्या हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है। तो यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश लाया जाए तो वह बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विद्युत क्षेत्र, दो प्रकार का होता है। एक तो अपन ले लेते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा होता है, एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है और दूसरा होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरा विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र को अपन बोल सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र को अपन बोल सकते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। अभी अपन बात करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र की, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो देखो समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लो मैं यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र बना देता हूं कि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा, यहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी एक ही है और दिशा भी एक ही है। अगर ये दोनों के दोनों समान हो तो ऐसा विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों एक समान हो, ऐसा विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अपन बात करें असमरूप विद्युत क्षेत्र की। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में 3 केस बनते हैं। एक तो मान लो कि अपने पास में परिमाण तो समान है लेकिन अगर अपन दिशा विपरीत कर दें, अगर परिमाण समान रख लिया अपन ने, देखो यहां पर परिमाण समान है कि नहीं है, परिमाण समान लिया है अपन ने, लेकिन यहां पर दिशा, इन दो की दिशा इधर कर दी, इधर आधों की दिशा इधर कर दी, इसका मतलब इधर परिमाण समान हो गया, दिशा विपरीत हो गई। अगर ऐसी कहीं स्थिति आती है तो वो विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अभी अपन इसकी दूसरी स्थिति की बात करें कि मान लो परिमाण असमान हो, यहां पर परिमाण समान है, इस बार परिमाण को अपन बदल देते हैं। ये लो परिमाण को अपन ने बदल दिया लेकिन दिशा अपन ने सेम रख दी, परिमाण बदल दिया है और दिशा अपन ने सेम रख दी है, तो भी ऐसा विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर मान लो कि अपन परिमाण और दिशा दोनों को ही बदल दें,
अगर परिमाण और दिशा दोनों भी बदल जाएंगे तो ऐसा विद्युत क्षेत्र असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। देखो मान लो अपने पास में ये विद्युत क्षेत्र है, इधर इस विद्युत क्षेत्र में परिमाण भी अलग अलग हो गया है और इनकी दिशा भी अलग अलग हो गई। ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, ये और भी इधर जाएगा, तो दिशा तो वैसे ही अलग हो गई है और परिमाण अलग है ही। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा? असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो और दिशा असमान हो, या दिशा समान हो परिमाण असमान हो, या फिर दोनों ही असमान हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह बात थी विद्युत क्षेत्र और उसके प्रकार की। अभी अपन डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए आप एक बार इनको। अपना अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ई सदिश से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई सदिश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्यरत बल, किसकी बात कर रहे हैं? एकांक धनावेश पर कार्यरत बल की बात कर रहे हैं, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो अपन बात करेंगे कि एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश को मैंने किससे लिखा है? क्यू नॉट से लिखा है। तो एकांक धनावेश पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये हो गया है ई सदिश बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश के मात्रक की बात करें तो बल F का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और आवेश Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। यहां पर इसकी विमा निकाले ई सदिश की, तो न्यूटन किसको बता रहा है? यहां पर न्यूटन F को बता रहा है, और बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। विमा अपन ने 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ी है, और वहां से अपन ने लगभग 8-10 विमा डायरेक्ट याद रखने के लिए अपने पास होती है। वो क्या होती है? सबसे एक अपन विमा की बात करें यहाँ पर बल की, तो बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। और कूलाम की जो विमा है, आवेश की विमा, आवेश की विमा अपन ने अभी डिस्कस किया अपने पहले वीडियो में ही, और वो विमा क्या है? A1 T1। तो यहां पर इसको और आगे सोल्व करें अपन तो M1 को अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे, L1 भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे, T1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 और -2 पहले से ऊपर है, क्या हो जाएगा? -3। A1 यहां है और A1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? A-1। ये होगी अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अभी अपन बात करें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसकी दिशा कहां से कहां होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। कहां से कहां होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर जो आवेश पर बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र में जो आवेश पे बल लगता है, वो बल यहां पर क्या हो जाएगा? ई सदिश बराबर क्या अपने पास में? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर एफ सदिश बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई सदिश हो जाएगा। कितना बल लगेगा यहां पर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल? एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। इसी फॉर्मूले से अगर अपन बात करें कि किसी गतिशील आवेश पर त्वरण कितना हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, गतिशील आवेश पर त्वरण। और गतिशील आवेश पर त्वरण की बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है? एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। तो अपन लिख देते हैं एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। एफ बराबर क्या होता है न्यूटन के नियम से? एम ए सदिश। एफ बराबर ले लेते हैं अपन एम ए सदिश। तो यहां पर ये वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए सदिश बराबर क्यू ई सदिश। तो त्वरण निकालना है, ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई सदिश अपॉन एम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ई सदिश बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। पहली बात यहां पर नोट करने लायक ये होगी। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल डायरेक्ट इक्वेशन बनता है एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। तीसरी बात, किसी गतिशील आवेश पर
त्वरण का फॉर्मूला ए सदिश बराबर क्या होता है, क्यू ई सदिश अपॉन एम होता है। आप ये अब आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अभी आपको बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड। वो न्यूमेरिकल क्या है, चलो अपन देखते हैं कि 2 माइक्रोकुलाम आवेश पर 5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन विद्युत बल लगाने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 माइक्रोकुलाम आवेश पर बल दे दिया है 5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन दे दिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन से पूछी जा रही है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि जो भी न्यूमेरिकल में जो भी क्वेश्चन में अपन को दिया गया है उसको अपन को नोट कर लेना है। चलो अपन नोट कर लेते हैं कि अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो अपन को क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, आवेश दिया है Q का मान 2 माइक्रोकुलाम। कितना आवेश दे दिया, 2 माइक्रोकुलाम। यहां पर माइक्रो शब्द आया है, माइक्रो नाम आया है। माइक्रो की वैल्यू कितनी बताई थी अपन ने, 10 की घात -6 कुलाम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा। और क्या दिया अपन को, बल दिया है F बराबर 5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। पूछा क्या गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई सदिश। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, ई सदिश बराबर F अपॉन क्यू। F का मान क्या है अपने पास में, 5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन और यहां पर क्यू का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात -6 कुलम। तो 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +6 और -3 तो ई सदिश क्या हो जाएगा, 10 की घात तो हो गया अपने पास में +3। 5 को डिवाइड करना है 2 से तो कितना हो जाएगा, 2.5। मात्र क्या बचेगा अपने पास में, न्यूटन पर कुलम। न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद में मात्रक का ध्यान जरूर रखना है। तो अपने पास में 2 माइक्रोकुलाम आवेश पर 5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन बल लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, 2.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कुलाम आई है। आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत डिस्कस किया है अपन ने, अध्यारोपण के सिद्धांत की स्थितियां डिस्कस की है, विद्युत क्षेत्र और उसके प्रकार देखे हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे एक न्यूमेरिकल देखा है। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और पॉइंट्स और साथ में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व करेंगे। तो अभी आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।